हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, द पर्सन हु सेंड्स द प्रपोजल फॉर्म फॉर टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पेज द प्रीमियम। वह व्यक्ति जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए प्रस्ताव देता है उसे हम कहते हैं प्रस्तावक, प्रपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरर इज कॉल्ड। बीमाकृत बीमाकर्ता को जो राशि देता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स इंश्योरिंग अ रिस्क विद टू और मोर इंश्योरर्स एंड द टोटल सम इंश्योर्ड ऑल्सो एक्सीड्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये कौन सा बीमा ऐसा है जिसमें जोखिम संबंधी दो या दो से अधिक बीमा करवाया जाता है और साथ ही साथ जो बीमित राशि है वो विषय वस्तु के वास्तविक मूल्य से अधिक होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मिसिंग पर्सन विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी डेड ओनली आफ्टर। लापता व्यक्ति को कितने वर्षों बाद मृत घोषित कर दिया जाता है? तो उसे 7 वर्षों बाद मृत घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, LIC का एक्ट क्या है? तो वो है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, सामान्य बीमा व्यापार राष्ट्रीयकरण अधिनियम, तो ये है आपका 1972। फिर है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एंड इज गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनुबंध एक ठहराव है जिसे भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये होता है 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पूछा है तो वो होता है 1872 उसका है ईयर। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ डैश डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। कौन सा सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता है? तो अगर आपने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए, हानि रक्षा का सिद्धांत। और क्यों अप्लाई होगा उसको मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि प्रिंसिपल से MCQ भी आपका बन सकता है और उसके थ्योरी भी बन सकती है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर्स दैट एन इंश्योर्ड डज नॉट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद मल्टीपल इंश्योरर। कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकृत विभिन्न बीमाकर्ताओं से लाभ अर्जित ना कर सके? तो ये करता है कंट्रीब्यूशन, योगदान का सिद्धांत। ये क्या करता है, जब भी कंपनीज कंट्रीब्यूशन देती हैं तो वो पहले ये जानने की कोशिश करती हैं कि जो पर्सन जिसका हम लोगों ने बीमा किया हुआ है वो कहीं और से तो बीमा नहीं लिया है। अगर वो कहीं और से भी बीमा लिया है तो कंपनी सिर्फ आधा पैसा देती है, आधा पैसा दूसरी कंपनी देती है। नेक्स्ट है, विच कमेटी रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडा। एडा की स्थापना के लिए कौन सी समिति ने सुझाव दिया था? तो ये दिया था मल्होत्रा समिति ने। और ये कब स्थापित हुआ था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1999 में, IRDA। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम। RBI ने अपना कार्य किस वर्ष से प्रारंभ किया, या फिर RBI का स्थापना कब हुआ? तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक इज सिचुएटेड इन। रिजर्व बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का हेड ऑफिस है वर्तमान समय में मुंबई में, लेकिन जब रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी तो उस समय उसका हेड ऑफिस था कोलकाता। नेक्स्ट है, हु इशूज ₹1 करेंसी नोट। 1 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है? तो वो करती है केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस पर सिग्नेचर किसका रहता है? वित्त सचिव का, फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का अपोजिट है कि 1 रुपये को छोड़ करके बाकी नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो वो कौन करता है? RBI, और सिग्नेचर किसका रहता है? गवर्नर का।
आपसे एक क्वेश्चन है कि इस समय पे प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिटरमाइंस बैंक रेट, बैंक रेट कौन निर्धारित करता है, तो बैंक रेट का निर्धारण करती है आरबीआई। नेक्स्ट है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एसएलआर, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा कि एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रिजर्व, वैधानिक संचय कोष, और सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, नकद संचय कोष, कैश रिजर्व रेशियो। तो इस समय एसएलआर का परसेंटेज कितना है 18 और सीआरआर का परसेंटेज कितना है 4%। तीनों को समझ लेते हैं कि होता क्या है। बैंक रेट वो रेट है जिस पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है, यानी कि जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो वो कहाँ जाती है, आरबीआई के पास। आरबीआई इनसे जो ब्याज की दर वसूलती है, जो इंटरेस्ट रेट लेती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रेट। नेक्स्ट है आपका एसएलआर, एसएलआर स्टेचुरी लिक्विडिटी रिजर्व, यानी कि ये क्या है, वैधानिक संचय कोष है। कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का, कुल जमा का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर। तो इस समय अपने कुल जमा का 18% कॉमर्शियल बैंक अपने पास जमा करके रखती है, उसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर। और वहीं पर सीआरआर में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक अपने कुल जमा का कुछ परसेंटेज, जो कि इस समय कितना है 4%, ये 4% कहाँ पे रखेगी, अपने पास न रख करके आरबीआई के पास जमा करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंक्रीज इन बैंक रेट बाय आरबीआई, जब आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देती है तो साख निर्माण में वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साख मीन्स होता है ऋण देना लेना। तो अगर बैंक रेट बढ़ गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और जाहिर सी बात है जब रेट ज़्यादा रहेगा तो लोग उधार कम लेंगे, तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है, डिक्रीज इन क्रेडिट होता है, साख में कमी आती है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय करना, जब आरबीआई अपने पास से सिक्योरिटीज़ बेचेगी तो उसको कॉमर्शियल बैंक खरीदती है, और जब ये सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे तो इनका कैश किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। अब अगर कॉमर्शियल बैंक के पास कम कैश है तो वो ज़्यादा ऋण देगी नहीं, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, जब सेल करती है सिक्योरिटीज़ आरबीआई तो डिक्रीज होता है, साख में कमी आती है। वहीं पर अगर आरबीआई सिक्योरिटीज़ को खरीदने लगे तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो वो ज़्यादा साख निर्माण करेगी। नेक्स्ट है आपका इन इंडिया बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो भारत में बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का, जो कि था 1949 में। दूसरे नंबर पे किया गया था एसबीआई का 1955 पे। लेकिन जब भी पूछता है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो हम लोग ध्यान देते हैं 1969 और 1980 पर, क्योंकि इस समय बैंक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया था, बहुत अधिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था। जैसे 1969 में 14 बैंकों का किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1969 एंड 1980। अगर आपके ऑप्शंस में सिर्फ ये दिया है तो ये आंसर होगा, अगर ये दिया है तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969, ये अभी बताया है कि ये 14 था, और 1980 में कितने थे, 6 थे। नेक्स्ट है कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय उनके टोटल डिपॉजिट, उनका न्यूनतम कुल जमा कितना था, तो वो था 50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक्स नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बैंक प्रबंध का व्यवसायीकरण, ये भी ठीक है कि प्रोफेशनलाइजेशन कर देना,
फिर उसके बाद फाइनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को वित्त सहायता, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रों को साख देना होगा, साफ नहीं, साख प्रदान करना, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है टू एक्सरसाइज कंट्रोल सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, ये चारों के चारों करेक्ट हैं, लेकिन हमको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही करना है। तो इसमें सबसे रेलेवेंट क्या है कि सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना। जब जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज्ड करने का जो मेन पर्पस था वो था कि समाज में थोड़ा नियंत्रण स्थापित किया जाए, जो बैंक थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, कस्टमर्स को लूट रहे हैं, उन सब पे थोड़ा कंट्रोल रखा जाए। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक इज डिफाइंड, विनिमय साध्य विलेख की धारा, कौन सी धारा में चेक को परिभाषित किया गया है, तो वो है धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हाउ मैनी पार्टीज आर देयर इन को चेक, चेक के कितने पक्षकार होते हैं, तो चेक के 3 पक्षकार होते हैं। पहला होता है ड्रॉअर जो चेक को लिखता है, दूसरा होता है जिसको पेमेंट रिसीव होता है, और तीसरा कौन होता है, बैंक जिसके नाम पर चेक को लिखा जाता है जो भुगतान करेगा। तो इसके 3 पार्टीज हैं। नेक्स्ट है द पर्सन टू हुम पेमेंट विल बी गिवन, जो चेक का भुगतान जिस व्यक्ति को किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेई बोलते हैं, आदाता बोलते हैं, और जो लिखने वाला उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉअर बोलते हैं, और जिसके नाम पर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंडोर्समेंट, निम्न में से पृष्ठांकन का प्रकार कौन कौन सा है, तो सामान्य पृष्ठांकन, जनरल इंडोर्समेंट ये भी होता है, सेन रिकोर्स इंडोर्समेंट ये भी है, पार्शियल भी है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फीचर ऑफ अ गुड बैंकिंग सिस्टम, एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली की विशेषता क्या है, तो एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में बचत को बढ़ावा दिया जाता है, साख पर नियंत्रण किया जाता है, उचित समन्वय भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक इज, बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो किसी भी बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होता है, 2, क्या, एक तो एक्सेप्टिंग व्हाट, डिपॉजिट्स, जमा को स्वीकार करना, और दूसरा क्या होता है, लोन देना। तो इसमें से ढूंढते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, प्रोवाइडिंग लोन, ये प्राइमरी फंक्शन होगा, और ये बाकी जो तीनों दिए हुए हैं वो क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है, इसका द्वितीयक कार्य है। नेक्स्ट है एमेंडेड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट वॉज एडॉप्टेड बाय बैंक इन विच ईयर, बैंक के संशोधित आर्थिक चिट्ठे को किस वर्ष अपनाया गया था, तो उसे अपनाया गया था 31 मार्च 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड इट्स कस्टमर, एक बैंक और उसके कस्टमर में कौन सा संबंध नहीं पाया जाता है, तो जो बैंक है और उसका कस्टमर है उसमें प्रिंसिपल और एजेंट का भी रिलेशन होता है, क्योंकि जो कस्टमर, जैसे यहाँ पे अगर बैंक है और कस्टमर है इसका, तो ये जो डायरेक्शन देगा, जो ये कहेगा, निर्देश देगा कि मेरे चेक का भुगतान कर दीजिएगा, मेरे जो भी पेमेंट्स हैं उसको कलेक्ट कर लीजिएगा, तो वो सब काम कौन करता है, बैंक करता है, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला भी हो गया। दूसरा ऑनर एंड सर्वेंट, ये रिलेशन नहीं होता है, इसमें ना कोई मालिक है ना ही कोई नौकर है। नेक्स्ट क्रेडिटर और डेटर का जाहिर सी बात है, बैंक में ये पैसा जमा करता है या फिर कस्टमर जा कर के बैंक से उधार लेता है, तो लेनदार और देनदार का भी रिलेशन होता है, और उसके साथ साथ गिरवी रखना और गिरवी रख लेने वाले का भी रिलेशन होता है। तो कौन सा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें ये संबंध नहीं पाया जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। इसके और भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।